हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अशोकन एडिक्ट्स। फ्रेंड्स, हमारी मौर्यकालीन की सीरीज चल रही है। हमने अब तक मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया, हमने बात की बिंदुसार के बारे में, साथ ही साथ हमने अशोक की बायोग्राफी के बारे में भी चर्चा कर ली है इससे पहले के लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं अशोक के साम्राज्य में जो अभिलेख लिखे गए थे उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अभिलेखों से। अभिलेख क्या है? प्राचीन समय में धातु या किसी चट्टान जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता था। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे पहले तो अभिलेख लिखेंगे और उसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अभिलेख क्या होते हैं? प्राचीन समय में किसी कठोर चट्टान या धातु की सतह पर, कठोर चट्टान या धातु की सतह पर उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री पाठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। उत्कीर्ण की गई पाठन सामग्री को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्राचीन समय में ये काफ़ी प्रचलित हुई थी, खासकर मौर्य काल के जो शासक हुए थे उन्होंने इसे काफ़ी प्रचलित किया था, है ना, इसकी परंपरा निकाली थी। अब अभिलेखों की बात की जाए दोस्तों, तो क्या उपयोग होता था शासकों का? उस टाइम पर क्या उपयोग किया जाता था अभिलेखों का? तो शासक इन पर अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि जनता या प्रजा उन आदेशों को अच्छे से देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। क्या करवाया जाता था? इन कठोर चट्टानों पर खोदकर या किसी भी प्रकार से उत्कीर्ण करवाकर पाठन सामग्री, जो कि शासक का आदेश हुआ करता था, अध्यादेश हुआ करते थे, ऑर्डिनेंस हुआ करते थे शासकों के, उन्हें उत्कीर्ण करवाया जाता था ताकि प्रजा या जनता उन्हें अच्छे से देख सके, पढ़ सके, बार बार पढ़ सके और उनका भली भांति रूप से पालन कर सके। इसलिए अभिलेखों का उपयोग करवाया जाता था। तो ये तो हो गई अभिलेख से रिलेटेड बातें। अभिलेख क्या है? अभी हमने क्या जाना? अभिलेख क्या है इसके बारे में जाना, साथ ही हमने जाना कि इसका उपयोग क्या था। तो इसका उपयोग था शासकों द्वारा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाया जाता था ताकि जनता उन्हें पढ़ सके, अच्छे से देख सके और उनका पालन कर सके। ये उपयोग था इनका। अब हम देखते हैं कि भारत में ये अभिलेख परंपरा सबसे पहले किस शासक के द्वारा लाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले ये परंपरा अशोक के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? अशोक के द्वारा ही लाई गई थी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी भी चट्टान पर कुछ उत्कीर्ण नहीं करवाया गया था। उत्कीर्ण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी कुछ चीज़ें मिली है, लेकिन इस परंपरा का यदि नियम पूर्वक इसका संचालन किया गया तो किसके द्वारा किया गया, किस शासक के समय पर किया गया? तो अशोक के समय पर किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में अभिलेख परंपरा कौन लेकर आया या किसके द्वारा संचालित की गई थी सफलतापूर्वक? तो वो थे अशोक के द्वारा। तो आप किस पे मार्क करेंगे? अशोक पे मार्क करेंगे, क्योंकि इस परंपरा को कौन लेकर आए? इस परंपरा को लेकर आए थे अशोक। अब ये अशोक कहाँ से लेकर आए इस परंपरा को? तो क्वेश्चन ये आता है कि किससे प्रभावित होकर अशोक ने ये परंपरा लागू की थी। तो ईरान के हकमनी वंश के शासक हुए थे डेरियस प्रथम। इनके बारे में हमने जब फॉरेन इन्वेजन पढ़ा था तब हमने इन्हें देखा था। डेरियस प्रथम, जिन्हें दारा प्रथम भी कहा गया है, दारा प्रथम। तो डेरियस प्रथम ईरान के हकमनी वंश के शासक हुए। इनसे प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख परंपरा को भारत में लागू किया था। तो क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डेरियस प्रथम, जो कि ईरान के हकमनी वंश के शासक थे, इनसे प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख परंपरा को भारत में लागू करवाया था। अब हम देख लेते हैं कि ये अभिलेख किन भाषा में लिखे गए थे और किन लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के इन अभिलेखों की यदि भाषा की बात की जाए, भाषा, तो इनकी भाषा थी प्राकृत व अर्धमागधी। क्या लिखेंगे भाषा?
भाषा थी इनकी प्राकृत व अर्धमागधी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि स्क्रिप्ट की बात की जाए, लिपि की बात की जाए कि इनकी लिपि कैसी थी, तो लिपि 4 प्रकार की यूज की गई थी इनमें। ठीक है, कौन कौन सी लिपि यूज की गई थी? तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि भी पढ़ते हैं इसे, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक व अरमाइक लिपि, और एक और अन्य लिपि का प्रयोग किया गया था, वो थी खरोष्टी। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या थी, अभिलेखों की भाषा किस तरह की थी, तो भाषा थी प्राकृत या अर्धमागधी। लेकिन लिपि का यदि क्वेश्चन आए कि लिपि, तो 4 तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक या खरोष्टी। फ्रेंड्स, जिन्हें नहीं पता है यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं और लिपि या स्क्रिप्ट किसे कहा जाता है। तो यदि हम अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को बोलकर मौखिक रूप से जब व्यक्त किया जाता है, तो वो उसे क्या कहा जाता है, मौखिक रूप से व्यक्त करने को भाषा कहा जाता है। और उसी भाषा को जब हम लिखित रूप दे देते हैं या वर्णों में ढाल देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, जो स्क्रिप्ट होती है क्या होती है, लिखी हुई रहती है, लिखित होती है, और ये मौखिक होती है। भाषा क्या होती है, मौखिक होती है। अब जैसे एक उदाहरण दे देते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि हमने हिंदी में लिखा जाओ, जाओ, तो हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, जाओ। और यदि हमने अंग्रेजी में ही इसे, अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट्स है उनका यूज़ करते हुए जाओ लिखना है हमें, तो हमने लिखा जाओ। तो ये जो लिखावट है ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है ये, तो ये लिपि हो गई। और यहाँ पे भी, यहाँ क्या लिखा है, जाओ लिखा हुआ है, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई रोमन लिपि आपकी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक इक्वलिटी देखिए, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। इसे लिखने का तरीका अलग है और इसे लिखने का तरीका अलग है। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये रोमन लिपि में, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन है। लेकिन आपको इनमें एक समानता क्या दिखी होगी, समानता ये दिखी है कि मैंने जब इनका प्रोनाउंस किया, जब मैंने इन्हें उच्चारित किया, तो इन्हें उच्चारित करने का जो भाव था, जो शब्द थे या फिर जो मुंह से निकली हुई ध्वनि थी, वो सेम थी। ये भी जाओ पढ़ा गया और ये भी जाओ पढ़ा गया। तो जो उच्चारित की गई है वो भाषा है और जो लिखा गया है अलग अलग इसमें, तो वो क्या है, वो स्क्रिप्ट है। आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो ये अंतर है। तो ये अभिलेखों की जो भाषा थी, जो उन्हें उच्चारित, जब उन्हें पढ़ते थे तो कौन सी भाषा थी, वो थी प्राकृत और अर्धमागधी। लेकिन लिपि की बात की जाए तो 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि कौन से अभिलेख किन किन भाषा में लिखे गए थे। तो संपूर्ण भारत में जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, वे ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, जो वर्तमान संपूर्ण भारत है वहाँ पे जो अभिलेख प्राप्त हुए वे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ग्रीक व अरमाइक लिपि में लिखे गए अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अर्थात अशोक के द्वारा जो अभिलेख अफगानिस्तान में बनाए गए थे वे किन भाषाओं में लिखे गए, उनकी लिपि क्या थी, उनकी लिपि क्या थी, तो उनकी लिपि थी ग्रीक और अरमाइक। और यदि खरोष्टी की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे खरोष्टी भाषा में थे, पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि संपूर्ण भारत, जो वर्तमान संपूर्ण भारत है वहाँ पे जो अभिलेख अशोक के मिले वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। ग्रीक व अरमाइक लिपि में जो लिखे गए अभिलेख थे वे हमें अफगानिस्तान में मिले और खरोष्टी ये हमें पाकिस्तान में मिले थे। फ्रेंड्स, अब ये तो आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको कि ये तो आपको पता ही होगा कि जो मगध साम्राज्य काफ़ी फैल चुका था और अशोक के समय पर ये उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान से बढ़ते हुए ईरान तक भी चला गया था। ठीक है, ईरान तक, वो दक्षिण में भी कर्नाटक वगैरह तक फैल चुका था। ये तो उसी टाइम फैल गया था बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। पश्चिम में भी पाटलिपुत्र से भी आगे बांग्लादेश तक जो है वो सारा एरिया मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और उत्तर में यदि बात की जाए तो उत्तर में ये हिमालय की तराई तक पहुँच गया था इनका शासन। इसीलिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन क्षेत्र में भी अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गई भाषा और लिपि की बात। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक अभिलेख ऐसा हुआ अशोक का जो दोनों भाषाओं में, दोनों लिपियां उसमें यूज की गई है, 2 लिपियां यूज की गई है ना। तो द्विलिपि अभिलेख कौन सा है अशोक का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक का अभिलेख, तो वो अभिलेख है शार-ए-कूना अभिलेख। कौन सा अभिलेख? शार-ए-कूना अभिलेख। ये कहाँ मिला था? तो ये कंधार में मिला था और ये 2 लिपियों में लिखा गया है। तो ये 2 लिपियां कौन कौन सी थी? तो ये 2 लिपियां थी ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, कौन कौन सी भाषा में, लिपियों में लिखा गया था, कौन कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, लिपियों में लिखा गया था? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था और इसे द्विलिपि अशोक का अभिलेख कहा जाता है। और कौन सा अभिलेख है ये? तो शार-ए-कूना अभिलेख है। कहाँ प्राप्त हुआ ये भी पूछा जाता था, कंधार में प्राप्त हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं अशोक द्वारा जो अभिलेखों का निर्माण किया गया था उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम कि वे कौन कौन से अभिलेख थे। तो फ्रेंड्स, आकृति के आधार पर अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अशोक के अभिलेख या फिर अभिलेख डालेंगे जो भी। और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में आकृति के या फिर आकार के अनुसार। तो फ्रेंड्स, इतिहास में आकार के अनुसार अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में, 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, आकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अंग्रेजी में लिखेंगे रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और गुहा लेखों को लिखेंगे केव एडिक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव एडिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। शिलालेख किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो शिलालेख जो कठोर चट्टान या पत्थर पे लिखे गए लेख हैं, पाठन सामग्री है किस पे? कठोर चट्टान या पत्थर पर लिखे गए, पत्थर, चट्टान या पत्थर पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री। ठीक है, कठोर चट्टान व पत्थर पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री को रॉक एडिक्ट्स कहा गया, शिलालेख कहा गया था। स्तंभलेख की यदि बात की जाए तो खंभों पर लिखे गए जो पिलर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह से लंबाई में बने हुए, तो पिलर्स पे लिखे गए थे, ये खंभों पे लिखे गए थे। खंभों पर उत्कीर्ण पाठन सामग्री। और केव एडिक्ट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। गुहालेख, तो जो गुफाओं का निर्माण किया गया था, जैसे कि बाराबर की गुफाएं हमने देखा अशोक ने उत्कीर्ण करवाई थी आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए, वहाँ उनके लिए वो निर्मित करवाई थी। तो उन गुहाओं में या फिर नागार्जुन गुफा जो है वहाँ पर उत्कीर्ण जो पाठन सामग्री है वो है गुहालेख। तो ये कहाँ हो जाएगी? ये गुफाओं में हो जाएगी। गुफाओं में उत्कीर्ण पाठन सामग्री।
ठीक है दोस्तों, तो गुफाओं में उत्कीर्ण पाठन सामग्री को गुहालेख कहा गया। तो ये है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिलालेखों के बारे में। तो अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख हुए उसमें जो शिलालेख हुए तो उनकी संख्या, उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है। उनकी संख्या नहीं, उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? वृहद शिलालेख, हम इन्हें 2 भागों में पढ़ेंगे। वृहद शिलालेख, लार्ज एडिक्ट्स, और लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। लार्ज एडिक्ट्स और नेक्स्ट है माइनर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स। यहाँ पर वृहद शिलालेख व लघु शिलालेख से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इनका? तो वृहद शिलालेख से ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ा शिलालेख था इसलिए इसे वृहद कहा गया, और जो लघु शिलालेख है वे छोटे थे इसलिए उन्हें लघु या माइनर एडिक्ट्स कहा गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। इन शिलालेखों पे फ्रेंड्स क्या होता था कि लेख उत्कीर्ण होते थे। सबसे पहले हम लेखों की संख्या देख लेते हैं। तो ये जो शिलालेख थे अशोक के, उन पे क्या होता था, उन पर लेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 लेख उत्कीर्ण किए गए थे। और स्थानों की बात की जाए तो 8 स्थानों पर यह स्थित है। कितने? 8। कौन से? वृहद शिलालेख। ये किसकी बात हो रही है? वृहद शिलालेखों की बात हो रही है। तो वृहद शिलालेख क्या होते थे फ्रेंड्स कि जैसे कि कोई चट्टान हुई, सपोज ये चट्टान है, ये कठोर सतह है ना, यहाँ पे 14 लेख लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करके कितने 14 लेख लिखे गए हैं इनमें। और इसी तरह के शिलालेख सेम टू सेम है ना, इसी तरह के शिलालेख कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर लगाए गए। 8 स्थानों पर उनकी स्थिति, उन्हें स्थित किया गया। तो ये क्या हो गए? 8 स्थानों पे किया गया है ना, मतलब व्यापक तौर पे किया गया इनका, और 14 लेख लिखे गए हैं इसके अंदर, इसीलिए इन्हें वृहद शिलालेख कहा गया है। मतलब समान रूप से निर्मित शिलालेखों को अलग अलग स्थानों पर स्थित करना या उन्हें लगाना, वो वृहद शिलालेख है। लेकिन लघु शिलालेख में क्या होता था फ्रेंड्स? लघु शिलालेख वे शिलालेख है जिनमें अलग अलग बातें लिखी गई है और अलग अलग स्थानों पर इन्हें रखा गया है या फिर स्थित किया गया है, इनकी स्थापना की गई है। तो लघु शिलालेख में क्या हुआ कि सपोज हो सकता है कि एक ही लेख लिखा है और एक ही जगह पे उसको उत्कीर्ण किया, मतलब उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। फिर अन्य शिलालेख है वो कहीं और पे 2 जगह पे कर दिया, सपोज ज़्यादा 2 जगह पे कर दिया, और छोटा लेख भी कम लिखे हुए हैं उनमें, तो वे लघु शिलालेख के अंतर्गत आ जाएंगे। वृहद शिलालेख में क्या हो जाएंगे? वृहद शिलालेख में समान रूप से लिखी गई बातें अलग अलग स्थान पर स्थापित की गई है, किसके रूप में? शिलालेखों के रूप में, तो वह वृहद शिलालेख के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसी तरह स्तंभ लेख भी है, वृहद स्तंभ लेख पढ़ेंगे तो उनमें भी यही चीज़ है कि समान बातें लिखी गई लेकिन अलग अलग स्थानों पे व्यापक रूप से उन्हें स्थापित किया गया है। और लघु स्तंभ लेख में क्या होगा कि अलग अलग बातें लिखी गई है और अलग अलग स्थानों पर उन्हें स्थापित किया गया है। गुहा लेख के साथ में भी यही स्थिति है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं शिलालेखों में, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हम अब वृहद शिलालेखों की बात करने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे वृहद शिलालेख। लार्ज एडिक्ट्स, या फिर लिख लेंगे आप लार्ज रॉक एडिक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार्ज रॉक एडिक्ट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा, इनके अगर लेखों की बात करें कि कितने लेख हैं इसमें, तो इसमें 14 लेखों का उल्लेख किया गया है, 14 लेख लिखे गए हैं इनमें, और 8 स्थान हैं जहाँ पर इन्हें स्थापित किया गया है। तो
तो आइए देख लेते कि वे 14 लेख क्या क्या थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वे 14 लेख थे। अगर प्रथम लेख की बात की जाए, पहला 1 2 3 4 करके लिखते हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम लेख, द्वितीय लेख, तृतीय, ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गिनती से लिख लेती हूँ। तो पहले लेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्या बताया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा पहले लेख में बताया है, पशु बलि की निंदा, अर्थात जो पशुओं की हत्या की जाती थी फ्रेंड्स, उनका विरोध किया गया है पहले लेख में। दूसरे लेख में क्या बताते हैं ये? दूसरे लेख में अशोक के साम्राज्य में जो मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में वर्णन है दूसरे लेख में। तृतीय लेख में क्या है? तो तृतीय लेख में जो राजकीय अधिकारी होते थे फ्रेंड्स, उन्हें आदेश दिया गया था कि 5 वर्षों के बाद में आपके द्वारा जो क्षेत्र संभाला जा रहा है उसे उनका आप क्या करेंगे? दौरा करेंगे, वहाँ पर आप घूमने जाएंगे। ठीक है, तो राजकीय अधिकारियों द्वारा क्या लिखेंगे आप? राजकीय अधिकारियों द्वारा, राजकीय अधिकारियों के द्वारा 5वें वर्ष के बाद अपने क्षेत्रों में भ्रमण या दौरा, ताकि आप स्थिति को सही तरीके से भाप पाओ कि क्या प्रजा खुश है अपने शासन से, ये चीज़ें आप स्वयं अनुभव कर पाएं। इसलिए राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया था। लेख 3 में ये लिखा गया है। अब लेख 4 की चौथे लेख की बात की जाए तो चौथे लेख में फ्रेंड्स भेरी घोष, जो कि अशोक के साम्राज्य में इस घोष को अपनाया गया था। भेरी घोष मतलब युद्ध वगैरह करना, तो इस नीति को चेंज करके, भेरी घोष की नीति को चेंज करके धम्म घोष में परिवर्तित किया गया था। तो इस बात का वर्णन किसमें मिलता है? हमें मिलता है बृहद शिलालेख के चौथे लेख में, है ना। 4th नंबर का जो लेख है उसमें हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भेरी घोष को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया गया था। इस बात की घोषणा है इसमें। ठीक है, धम्म घोष में परिवर्तन की घोषणा की गई है। यह है आपका 4th वाला लेख। 5th लेख में क्या लिखा गया है? तो इस एडिक्ट्स के 5th लेख में लिखा गया है, या 5वें लेख में बताया गया है धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति के बारे में, है ना। धर्म के लिए भी महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, तो उनके बारे में जो वर्णन है वो 5वें लेख में मिलता है। धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति बताई गई है इसमें। 6ठे अभिलेख में क्या बताया गया है? तो 6ठे अभिलेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। अशोक के जो शिलालेख है, बृहद शिलालेख है, उसके 6ठे लेख में। ये सारे फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के जो बृहद शिलालेख है उनमें चौथा जो लेख है वो कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें भेरी घोष को छोड़कर अशोक के साम्राज्य ने धम्म घोष को अपनाया था, इस बात की घोषणा की गई है 4थे अभिलेख में। तो ये सारे अभिलेख आप याद रखेंगे दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में बहुत इजी हो जाए इन पे मार्क करना। याद रहेंगे चीज़ें तो आपको इजी लगेगा, अन्यथा आप गेस नहीं कर सकते कि कौन से लेख में क्या लिखा गया है। ये आप गेस नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। धार्मिक महामात्रा की नियुक्ति 6ठे में क्या देखा हमने? 6ठे में बात की है आत्मनियंत्रण से संबंधित शिक्षा। आत्मनियंत्रण से संबंधित शिक्षा के बारे में बताया गया है। आत्मनियंत्रण से संबंधित शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है।
अब आगे देखते हैं 7वें। तो 7वां व 8वां लेख इकट्ठा लिखा गया है इसमें। तो 7वां व 8वें लेख में क्या बताते हैं, तो इसमें अशोक के द्वारा जितने भी तीर्थ स्थानों पे घूमे थे अशोक, है ना, उनके द्वारा जितनी भी तीर्थ यात्राएं की गई थी उन बातों का वर्णन मिलता है 7वें व 8वें अभिलेख में। तो क्या लिखेंगे, अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का वर्णन, तीर्थ यात्राओं का वर्णन और फ्रेंड्स मैं जैसा बोलूँ वैसा लिखते जाना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है अभी व्हाइट बोर्ड पे। वर्णन 9th में लिख लेंगे। शिष्टाचार के बारे में बताया गया है, शिष्टाचार की शिक्षा दी गई है 9वें अभिलेख में। 10वें अभिलेख में क्या करवाया है फ्रेंड्स, 10वें अभिलेख में प्रजाहित की बात की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखवाया गया है, ये आदेश दिया गया है कि जितने भी जो भी शासक होंगे मौर्य काल के, ना, शासकों के द्वारा तथा उच्च अधिकारियों के द्वारा जितने भी आदेश या नियम बनाए जाएंगे वे प्रजाहित में होंगे। तो 9वें में तो बात की थी शिष्टाचार की, आप लिखेंगे शिष्टाचार के बारे में उल्लेख किया गया है, शिष्टाचार संबंधी नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है। शिष्टाचार 10 में क्या थी, प्रजाहित की बात की है, मतलब उच्च अधिकारी और शासक द्वारा ऐसे नियम या आदेश बनाए जाएंगे जो कि प्रजाहित में हो। 11वें अभिलेख में पुनः धम्म के बारे में चर्चा की गई है, धम्म के बारे में, धम्मघोष के बारे में चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। 12वें अभिलेख में महिला महामात्रों की नियुक्ति व उनके द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान करना, इस बात का वर्णन किया गया है। तो महिला महामात्रों की नियुक्ति, महामात्र से यहाँ तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहाँ महामात्र से तात्पर्य उच्च अधिकारी या राजकीय अधिकारी। तो महिलाओं को यहाँ पर अधिकारी बनाया गया था, इस बात का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं के जो विचार थे, उनके जो वक्तव्य थे या फिर जो भी वो बोलती थी, उन बातों का क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, उन्हें कमतर नहीं समझा जाएगा। ये अशोक ने अपने अभिलेख में उत्कीर्ण करवाया है। तो क्या है, महिला महामात्रों की नियुक्ति एवं उनके द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान करना। ये बात किसमें कही गई है, अशोक के बृहद शिलालेख के 12वें लेख में। 13वें अभिलेख में क्या बात कही गई है, तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध हमने पढ़ा है इससे पहले के लेक्चर में। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, अशोक के राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष के बाद में हुआ था ये, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, कलिंग कहाँ पर था, तो ये उड़ीसा में है, वर्तमान उड़ीसा राज्य में कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है 13वें लेख में। और 14वें व अंतिम लेख में किस बारे में वर्णन किया गया, तो 14वें अभिलेख में वर्णन किया गया है धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। तो जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है 14वें अभिलेख में, 14 नंबर के लेख में। तो ये थे बृहद शिलालेख में उत्कीर्ण किए गए 14 लेख, जो कि अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें 1-2 बार अच्छे से लर्न करेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे, और याद रखना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इनसे हमें जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए, पशु बलि की निंदा की है तो पशु बलि गलत बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। और उस समय पे मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा दोनों को इक्वली देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और पशुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसा नहीं था। मनुष्य व पशु दोनों को अशोक के साम्राज्य में समान ही समझा जाता था और समान रूप से उन्हें चिकित्सा व्यवस्था दी गई थी। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है फ्रेंड्स सम्राट अशोक से। और मैंने कहा भी था कि मौर्य काल के जो शासक थे उन्होंने भारत में ऐसे कई छोटे व बड़े परिवर्तन किए थे जो आने वाले भारत को प्रभावित करने वाले थे, है ना, उन्हें अच्छी सीख देने वाले थे। इसीलिए हम इन्हें पढ़ते हैं, आज भी ये काफ़ी प्रचलित है। अब दोस्तों ये तो हो गई लेखों की बात। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये जो 14 लेख द्वारा लिखे गए बृहद शिलालेख है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि ये बृहद शिलालेख बनाए गए हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पर क्या करा, ये 14 लेख लिख दिए ये शिलालेख, और इस तरह के शिलालेख 8 बनाए गए और 8 स्थानों पर इन्हें स्थापित किया गया है। इनकी संख्या कितनी है, इन्हें कितना बनाया गया, तो 8 बनाए गए एक जैसे, और 8 स्थानों पर इन्हें स्थापित किया गया है। तो हम देख लेते हैं और इन शिलालेखों के नाम भी देख लेते हैं साथ ही।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्थान है। पहले तो मैं आपको स्थानों के बारे में बता दूं कि 2 अभिलेख जो है बृहद शिलालेख वो पाकिस्तान में स्थित है, 2 स्थित है उड़ीसा में, और एक स्थित है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और काठियावाड़ में। तो अभी हम नाम भी देख लेंगे इनके। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जो बृहद शिलालेख है वे हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा, जो जिसमें जो शाहबाजगढ़ी है ये पेशावर में स्थित है, पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, और मानसेहरा ये हजारा जिले में स्थित है, पाकिस्तान के हजारा जिले में। कौन से जिले में? हजारा जिले में है मानसेहरा। और शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो है पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। धौली ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, और जोगढ़ उड़ीसा में ही एक जोगढ़ जिला है, वहाँ पर स्थित है, जोगढ़ में। ठीक है, जोगढ़ शिलालेख। तो उड़ीसा में 2 कौन कौन से हुए? धौली और जोगढ़ हुए। महाराष्ट्र में स्थित शिलालेख का नाम है सोपारा, उत्तराखंड में स्थित शिलालेख का नाम है कालसी, और आंध्र प्रदेश में स्थित शिलालेख का नाम है एरागुड़ी, और काठियावाड़ में स्थित शिलालेख का नाम है गिरनार शिलालेख। कौन सा है? गिरनार शिलालेख। तो ये शिलालेख ये 8 स्थानों पर स्थित है बृहद शिलालेख अशोक के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनमें से। अब इनमें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो और देख लेते हैं, कोई सी चीज़ यदि इम्पोर्टेंट हो इनसे रिलेटेड। हाँ फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के वे कौन से अभिलेख हैं जिनमें 11, 12 और 13वां अभिलेख नहीं लिखा गया? जो 11, 12 और 13 नंबर के जो लेख थे वो अनुपस्थित है। तो वे 2 अभिलेख हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के जो अभिलेख हैं धौली और जोगढ़, इनमें 11, 12 और 13 वाला जो लेख था वो उत्कीर्ण नहीं है। क्यों उत्कीर्ण नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि उड़ीसा में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि कलिंग का युद्ध हुआ था और यहाँ काफ़ी जनहानि हुई थी। तो अशोक नहीं चाहते थे कि यहाँ की जनता कलिंग युद्ध के बारे में कुछ विरुद्ध उनके सुने, इसीलिए 11वें, 12वें व 13वें अभिलेखों का वर्णन या उनके लेखों को उत्कीर्ण नहीं करवाया गया था धौली और जोगढ़ अभिलेखों में। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वें, 12वें व 13वें लेख को किन शिलालेखों पे उत्कीर्ण नहीं करवाया गया था? धौली और जोगढ़ शिलालेखों में इनको उत्कीर्ण नहीं करवाया गया था। तो ये हो गई हमारी बृहद शिलालेख से रिलेटेड सारी बातें। हमने लेखों को देख लिया, हमने स्थानों को देख लिया कि कहाँ कहाँ पर स्थित है।